प्रश्न 1 ब इस कथन की समीक्षा कीजिए कि विधिशास्त्र विधि नहीं अपितु विधि का ज्ञान है। Comment on the statement that jurisprudence is not the law but it is knowledge of law. उत्तर, विधिशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र। विधिशास्त्र jurisprudence का शाब्दिक अर्थ है विधि या कानून का ज्ञान, किंतु आजकल विधिशास्त्र कानून का व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध ज्ञान होने के कारण विधि का विज्ञान कहा जाता है। हालैंड महोदय के अनुसार विधिशास्त्र सकारात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। इस परिभाषा को कई खंडों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। औपचारिक फॉर्मल, हालैंड के अनुसार विधिशास्त्र औपचारिक या विश्लेषणात्मक विज्ञान है, भौतिक नहीं। यह विभिन्न देशों की विधियों का अध्ययन नहीं करता, वरन यह उन विज्ञानों के रूप या बाह्य आकार मात्र का अध्ययन करता है। ये वास्तव में विभिन्न देशों की विधियों के बुनियादी विचारों या वसूलों का अध्ययन करता है। हालैंड ने इसी विचार को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि विधिशास्त्र ऐसी विधियों का अध्ययन करता है जो विभिन्न देशों के विधानों में समान रूप से मौजूद होती हैं। यह उन विभिन्न संबंधों का अध्ययन करता है जो वैधानिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। हालैंड का यह मत है, विधिशास्त्र उन वैधानिक नियमों का भौतिक विज्ञान नहीं है जो विभिन्न संबंधों का अध्ययन करने वाला औपचारिक विज्ञान है जिनका वैधानिक परिणाम होता है। इस कारण हालैंड के विचार से विधिशास्त्र औपचारिक विज्ञान है, भौतिक नहीं। विज्ञान साइंस हालैंड के विचार से विधिशास्त्र विज्ञान है, कला नहीं। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का क्रमिक तथा व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान के बारे में हालैंड ने अनुभव सापेक्ष अ पोस्टेरियोरी विज्ञान की बात की। विधिशास्त्र विज्ञान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विधिशास्त्र एक क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा के अंतर्गत विभिन्न देशों के विधानों के आदर्श सिद्धांतों एवं धारणाओं को अपने अंतर्गत शामिल करता है। इस कारण इसे विज्ञान कहा जाता है। विधिशास्त्र केवल एक राज्य के विधान तक ही सीमित नहीं रहता। पैटन महोदय के मतानुसार भी विधिशास्त्र संपूर्ण विधान का अध्ययन करता है। क्लार्क भी इस मत की पुष्टि करते हैं। स्टैमलर के अनुसार भी विधिशास्त्र एक औपचारिक विज्ञान है। सकारात्मक विधि पॉजिटिव लॉ सकारात्मक विधि के बारे में हालैंड का कहना है कि वे मनुष्य के बाह्य व्यवहारों से संबंधित नियम हैं जो संप्रभु प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। सकारात्मक विधि पॉजिटिव लॉ से हालैंड का तात्पर्य उस विधि से है जो राज्य के सर्वसत्ता संपन्न राजनीतिक प्रधान द्वारा अपने देश के नागरिकों के बाह्य कार्यों को संचालित करने के लिए लागू की जाती है। यहाँ पर हालैंड तथा ऑस्टिन के विचार बहुत साम्य रखते हैं। वे विधिशास्त्र की विषय सामग्री को सुस्पष्ट विधि बताते हैं, परंतु हालैंड की परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि हालैंड के लिए विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है, जबकि ऑस्टिन के लिए यह विज्ञान मात्र ही है। हॉब्स ने सुस्पष्ट विधि को समझाते हुए लिखा है, सुस्पष्ट विधि आदिकाल से नहीं है, वरन यह उन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जिन्हें अन्य व्यक्तियों पर प्रभुसत्ता प्राप्त है। हालैंड के अनुसार विधिशास्त्र का केवल मात्र सुस्पष्ट विधि से ही संबंध होता है। इसका नीति संबंधी, सम्मान संबंधी तथा फैशन संबंधी नियमों से कोई संबंध नहीं होता। आलोचना 1 हालैंड की इस परिभाषा की बड़ी आलोचना की गई है। प्रोफ ग्रे ने औपचारिक शब्द के कारण ही हालैंड की परिभाषा को संकीर्ण एवं अस्पष्ट बताया है। उनका कहना है कि विधिशास्त्र उतना ही औपचारिक विज्ञान है जितना शरीरशास्त्र। जिस प्रकार अस्थियां, मांसपेशियां तथा स्नायु शरीरशास्त्र के अध्ययन के विषय होते हैं,
उसी प्रकार विधिशास्त्र लोगों के कार्यों और बर्दाश्त करने की ताकत तथा ठोस काम करने और ठोस काम न कर सकने की हालत में बर्दाश्त करने की वजह से पैदा होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। जिस तरह शरीर शास्त्र अपने विषयों का निपटारा करता है, उसी तरह विधिशास्त्र भी अपने विषयों का अध्ययन करके उनका निपटारा करता है। 2. डॉक्टर एडवर्ड जेंक्स के द्वारा भी हालैंड की परिभाषा की कटु आलोचना की गई है। उनका कहना है कि औपचारिक शब्द का प्रयोग करके हालैंड ने विधिशास्त्र के आकार पर अधिक जोर दिया है, उसके विषय पर नहीं। डॉक्टर शून्य जेनेक्स के शब्दों में, ये सच है कि विधिशास्त्री विधि को उसके आकार से ही समझते हैं और विधि के आकार से ही बुनियादी नियमों के विषय की तह में मौजूद परतों को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जब विधिशास्त्री के सामने विधि का आकार आता है तो वह उसे बारीक ढंग से समझकर उसके बुनियादी वसूलों को, अन्यथा गहराई में मौजूद अर्थ को तय करके सामने रखता है। इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना अच्छा होगा कि यहाँ पर मूलभूत सिद्धांत का तात्पर्य प्राकृतिक विधि जू नेचुरल के मूलभूत सिद्धांत नहीं है। इस तरह डॉक्टर शून्य जेंक्स आलोचना करते हुए कहते हैं कि विधिशास्त्र को सहज आकार से ही संबंधित मानना उसे विज्ञान के ओहदे से गिराकर एक मामूली कारीगरी के दर्जे पर ला देना है। 3. प्रो शून्य अडमसन महोदय का कहना है कि आकार तथा औपचारिक संबंध किसी भी रूप में इतने आसान और इतने सुस्पष्ट नहीं हैं कि उनकी सहायता से कोई तत्काल दार्शनिक क्रमबद्धता जैसी समस्याओं को हल कर सके। 4. प्रो शून्य प्लेट का कहना है कि जब तक विधानों, नियंत्रणों एवं उन तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता जिनके अंतर्गत विधि का निर्माण किया गया है, तब तक विधि को पूर्णतया पहचाना नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, विधिशास्त्र के प्रमुख विषयों का ढांचा भी नहीं खड़ा किया जा सकता। विधान की समस्त सामग्री से पृथक स्वामित्व या संविदा तक के ही सामान्य सिद्धांतों को बनाने का प्रयत्न करना ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार ईंधन के बिना ही नहीं वरन मिट्टी के ही बिना ईंटों को बनाने का प्रयत्न करना। डॉक्टर शून्य हालैंड का औपचारिक विज्ञान से तात्पर्य ये था कि विधिशास्त्र केवल वैज्ञानिक प्रणाली के उद्देश्यों, पद्धतियों तथा विचारों का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली के स्थूल तत्वों का नहीं। यदि हम अन्य आलोचकों के इस विचार को स्वीकार कर लें कि विधिशास्त्र औपचारिक नहीं वरन स्थूल विज्ञान है तो हम निस्संदेह लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बड़े एवं घटे हुए मूल्यों के आंकड़े एकत्रित करके एक स्थान पर रख देता है तो उन स्थूल तथ्यों के इकट्ठा हो जाने को अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। अर्थशास्त्र की रचना उस समय होगी जब इन स्थूल तथ्यों से कुछ औपचारिक सिद्धांत निकालकर संग्रहीत किए जाएं, जिनसे ये ज्ञात हो कि वस्तु के भावों में उतार चढ़ाव किस प्रकार होता है। इसी प्रकार विधिशास्त्र भी वैज्ञानिक प्रणाली के ऐसे ही औपचारिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है, उन सिद्धांतों की रचना करने वाले तथ्यों का नहीं।